तो स्वागत है आपका राजस्थान ज्योग्राफी की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान ज्योग्राफी की ये फर्स्ट क्लास रहने वाली है और नवीनतम नोट्स के साथ ये इस क्लास की शुरुआत रहने वाली है। ये नोट्स अलग अलग गाइडों से राजस्थान में जो अधीनस्थ बोर्ड की जो किताबें चलती हैं उनसे और तमाम जगहों से मिलाकर ये नोट्स बनाए गए हैं जो आपके हर मैदान में सफिशिएंट रहेंगे। मतलब आपको हर मैदान में विजय बनाएंगे, चाहे वो मैदान एसआई का हो, चाहे आरएस प्री का हो और चाहे अन्य वीडियो पटवार आदि सभी परीक्षाओं के लिए ये नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। आप बस इस वीडियो को एक बार देख लीजिए और जब हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ से वापस एक बार अपने हस्तलिखित नोट्स बना लीजिएगा और फिर उनको बार बार रिवाइज करना है। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। सभी परीक्षाओं में यही सिलेबस सेम रहता है, कहीं पर एक चीज़ कम पूछी जाती है और कहीं पर एक चीज़ अधिक पूछी जाती है। उसमें कोई ऐसा खासा फ़र्क नहीं है। सभी तरीके से ये जो सिलेबस हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए सफिशिएंट है। और सबसे पहले आज की इस क्लास में हम राजस्थान जियोग्राफी का सिलेबस देखेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय एक ही क्लास में। तो राजस्थान राजस्थान भूगोल में सबसे पहले सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे, राजस्थान के नामकरण के बारे में देखेंगे, उसका स्थिति और विस्तार के बारे में देखेंगे, उसका क्षेत्रफल, सीमाएं और निर्माण स्वरूप के बारे में देखेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं राजस्थान के बारे में वो हम इस सामान्य परिचय वाले जो टॉपिक हैं उसमें देखेंगे। उसके बाद सेकंड आता है अपना भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान को आपको पता है 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो उन 4 भौतिक प्रदेशों में कौन कौन सी भौतिक विशेषताएं पाई जाती हैं उनके बारे में हम इस सेकंड वाले टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद तीसरा अपना टॉपिक आता है जलवायु वाला। जलवायु में हम राजस्थान की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उसके बारे में देखेंगे और राजस्थान में वर्षा कैसे होती है उस मानसून तंत्र को भी हम इसी जलवायु वाले टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद अपवाह तंत्र जिसमें हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और आंतरिक बहाव की जो नदियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद इन नदियों पर स्थित नहरें व बांध परियोजनाओं के बारे में भी देखेंगे साथ साथ में। उसके बाद अपना पांचवा टॉपिक आएगा प्रमुख झीलें। राजस्थान में जो खारे पानी की और मीठे पानी की प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में देखेंगे और उनके किनारे पर स्थित जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में हम इन प्रमुख झील वाले टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं मतलब बांध और नहरों वाला ही टॉपिक है। ये अपवाह तंत्र में एक बेसिक बेसिक हमें पता चल जाएगा और फिर ये सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक जब आएगा तब हम इसके साथ ही सिंचाई परियोजना वाले टॉपिक में हम डिटेल वाइज इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद राजस्थान की मृदा या फिर मिट्टी, अब ये 5 वैज्ञानिक प्रकारों में बांटा गया है, वो सब हम इस मिट्टी वाले टॉपिक या फिर मृदा वाला टॉपिक में देख लेंगे। उसके बाद राजस्थान में कृषि कौन कौन सी फसलें कहाँ कहाँ पर उगाई जाती हैं और कौन से फसलों के प्रकार है उसके बारे में हम कृषि वाले टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद राजस्थान में जो उद्योग धंधे हैं, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, कांच वाला उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग, उनके बारे में हम उद्योग वाले टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद वन संपदा मतलब राजस्थान में जो वनावरण है और राजस्थान में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, जैसे धोकड़ा के वन, सागवान के वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं, उसमें हम ये वन संपदा वाले टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा राजस्थान में जो वन्य जीव अभयारण्य हैं उनके बारे में देखेंगे और जो नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उनके बारे में हम 11वें टॉपिक वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देखेंगे। उसके बाद राजस्थान में जो खनिज हैं, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अभी 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा और ये जो बजट रिपोर्ट आई थी उसमें भी 81 प्रकार के खनिजों का जो उल्लेख किया गया है। उनमें से जो प्रमुख खनिज हैं और कहाँ कहाँ पर धात्विक अधात्विक खनिज और जो खनिज जो राजस्थान में एकाधिकार जिन खनिजों का है उनके बारे में हम इस खनिज वाले टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद ऊर्जा संसाधन, उसके बाद परिवहन के बारे में देखेंगे। राजस्थान में सड़क परिवहन कहाँ पर है, वायु परिवहन कैसा है, उसके बारे में इस 15वें टॉपिक परिवहन के बारे में देखेंगे। और लास्टली हम पढ़ेंगे जनगणना में हम राजस्थान की जनगणना, नगरीय जनगणना, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता और उसके बाद लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात आदि हम इस जनगणना वाले टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद ये एक मैप दिया गया है राजस्थान का, जो नवीनतम मैप है वो दिया गया है, हस्तलिखित है।
अगर आप चाहो तो इसको देखकर याद भी कर सकते हो। जैसे ये ऊपर वाला है वो बीकानेर संभाग है। बीकानेर संभाग में 4 ज़िले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। उसके बाद ये जो कोटा संभाग है उसमें भी 4 ज़िले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उसके बाद 5 ज़िलों वाला संभाग भरतपुर संभाग है जिसमें 5 ज़िले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डींग। उसके बाद 5 ज़िलों वाला संभाग और कौन सा है, तो वो संभाग है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में 6 ज़िले आते हैं, जैसे नागौर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो उदयपुर संभाग में आते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और एक सलूंबर। उसके बाद हम देखते हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं, तो जयपुर संभाग में 7 ज़िले आते हैं, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, दौसा और दौसा और एक अलवर। ये यहाँ पर अलवर लिखा नहीं गया है तो आप ऐड कर लेना अलवर भी, ये जो इस जयपुर संभाग में आता है। उसके बाद जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में सर्वाधिक 8 ज़िले आते हैं और सर्वाधिक क्षेत्रफल भी इसी संभाग का है, जिसमें स्टार्टिंग में जैसे करते हैं हम जोधपुर से जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पाली। अब ये जो 8 और सिरोही, ये जो 8 ज़िले हैं वो जोधपुर संभाग में आते हैं। तो ये ऐसे आपको ज़िले याद करने हैं और संभाग हम आगे देखेंगे। उसके बाद सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन। इस क्लास में हम राजस्थान के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात आती है राजस्थान की उत्पत्ति की। राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में बात करने से पहले हमें एक वैज्ञानिक के बारे में एक भूगोलवेता के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एमए जियोग्राफी में एमए कर रखी है मैंने, तो हमारे जियोग्राफी में एक मतलब एक जो है मतलब प्रमुख भूगोलवेता नाम से एक बुक पब्लिश होती हैं, उसमें इनके बारे में दिया गया है अच्छे से विस्तार पूर्वक। इनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके अनुसार इस सिद्धांत में क्या है, तो जब मतलब बहुत वर्षों मतलब करोड़ों वर्षों पहले जो पृथ्वी थी वो एक गोले के रूप में थी, और जो अभी जब 7 महाद्वीप हमें दिखते हैं वो सभी एक एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक पूरा एक स्थल भूखंड बनाते थे जिसका नाम था पेंजिया। ये जो यहाँ पर लिखा गया है, संपूर्ण पृथ्वी एक विशाल भूखंड था जिसमें सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। इस स्थलखंड को पेंजिया कहा जाता था। अब ये पेंजिया हो गया, और पेंजिया के जो चारों ओर हैं वहाँ पर क्या था, तो पेंजिया के चारों ओर विशाल महासागर था जिसे कहा जाता था पैथालासा। अब ये पेंजिया और पैथालासा मतलब बहुत वर्षों बाद एक दूसरे से अलग होने लगे, और ये जो पेंजिया वाला भाग है वो 2 टुकड़ों में बट गया। एक तो अंगारा लैंड या फिर लारेशिया, और एक गोंडवाना लैंड। मतलब ये 2 भागों में टूटा, जिसमें उत्तरी भाग तो अंगारा लैंड हो गया और नीचे वाला जो भाग है वो गोंडवाना लैंड हो गया। अब ये जब 2 भाग टूटे तो इनके मध्य एक सागर बन गया जिसे हम 33 सागर के नाम से जानते हैं, इन दोनों के मध्य का सागरीय भाग। अब अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीपीय वर्तमान समय में आते हैं, तो अंगारा लैंड वाले भाग में वर्तमान के उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया वाला भाग आता है, जबकि गोंडवाना लैंड वाले भाग में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आता है, और 33 सागर। अब राजस्थान का निर्माण इनमें से किन द्वारा हुआ, तो जो राजस्थान है उसका निर्माण गोंडवाना लैंड और 33 सागर के अवशेषों से हुआ। तो जीटी आपको याद रखना है, राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड और 33 सागर से हुआ। अब गोंडवाना लैंड से कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ, तो गोंडवाना लैंड से आपको पता चलता है कि लैंड मतलब कोई कठोर भूखंड। अब राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे कठोर कौन है, तो उनमें से कठोर बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो पहाड़ियाँ हैं वो कठोर होती हैं, और पठार भी पहाड़ियों के ही भाग होते हैं, समतल भाग होते हैं। तो पहाड़ी और पठार हैं वो कठोर भाग हैं, तो कठोर भाग आएंगे गोंडवाना लैंड में। तो अरावली और जो हाड़ौती पठार वाला भाग है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। और 33 सागर नरम होता है, सागर की जो रेत होती है वो भी नरम होती है, तो नरम वाले जो भौतिक प्रदेश हैं वो 33 सागर हैं, मतलब 33 सागर वाले भाग में आएंगे। तो 33 सागर के अवशेष है अपना मरुस्थल वाला प्रदेश और पूर्वी मैदानी वाला प्रदेश। अब राजस्थान का सबसे जो नवीनतम
भौतिक प्रदेश हैं वो कहीं कहीं पर आपको मरुस्थल लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर पूर्वी मैदान लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि एग्ज़ाम में कि सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपको मरुस्थल राइट करना है। और बेसिकली अगर हम अगर अपने सोच की दृष्टि से देखें तो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान होगा, क्योंकि नदियों द्वारा लगातार मैदान का निर्माण हो रहा है, तो ये नवीनतम भौतिक प्रदेश होगा। पर एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको मरुस्थल करना है। और अगर आप पूछ ले कि राजस्थान में सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो अरावली है, क्योंकि अरावली एक विलित पर्वतमाला है। मतलब अरावली जो पर्वतमाला सॉरी अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। तो अरावली बेसिकली प्राचीनतम भौतिक प्रदेशों में आएगा। अब एक सवाल आपको पूछा जाता है कि ये जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के किन भौतिक प्रदेशों का हिस्सा हैं। तो अरावली और हाड़ौती पठार जो हैं वो भारत भूगोल में या फिर भारत के भौतिक प्रदेशों में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें मरुस्थल और पूर्वी मैदान का, तो ये दोनों जो हैं वो भारत के उत्तरी विशाल मैदान के हिस्से हैं। अब मरुस्थल अगर आप देखें तो मरुस्थल को हम अलग भी ले सकते हैं, परंतु हम इन दोनों को साथ में ही लेते हैं और इन दोनों को हम उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के नामकरण के बारे में। उत्पत्ति के बारे में हमने जान लिया, अब हम देखेंगे राजस्थान के नामकरण के बारे में। राजस्थान के नामकरण में सबसे पहले नाम आता है राजस्थान का प्राचीनतम, कहीं पर अगर उल्लेख मिला है तो वो ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है, उसमें राजस्थान का नाम ब्रह्मवत शब्द से लिया गया है। मतलब राजस्थान जो वर्तमान में हम जिस भूभाग को राजस्थान कहते हैं उसको वैदिक काल में ब्रह्मवत नाम से जाना जाता था। उसके बाद एक नाम आता है रामायण में वाल्मीकि द्वारा राजस्थान को मरुकांतार शब्द से संबोधित किया गया। अब ये कहानी ऐसी है कि जब राम जी थे वो जब सागर की तपस्या कर रहे थे और बहुत तपस्या करने के बाद भी सागर ने लंका जाने का रास्ता नहीं दिया। तब राम जी ने एक बाण चलाया, मतलब बाण अपनी धनुष पर चढ़ाया, परंतु बाण के डर से सागर देवता ने रास्ता दे दिया था। पर अब वो बाण जब चढ़ गया था तो उसको कहीं पर तो छोड़ना था, तो राम जी ने उसको 33 सागर में छोड़ा था। मतलब जो अब मरुकांतार जो जगह है रामायण में लिखा गया है, मरुकांतार जगह पर राम जी ने वो तीर छोड़ा था और उस तीर के प्रभाव उस बाण के प्रभाव से वो सागर का जल सूख गया था और वहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हो गया था। तो ये मरुकांतार शब्द। उसके बाद राजस्थानीय द्वितीय सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, मतलब 625 ईस्वी पूर्व का ये 625 ईस्वी का ये जो शिलालेख है उसमें राजस्थान का नाम राजस्थान द्वितीय नाम से, ये राजस्थान का नाम नहीं है, ये किसी राजा का नाम है, परंतु राजस्थान जो नाम है वर्ड है वो यहाँ से लिया गया है। उसके बाद राजपूताना मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, ये आयरलैंड के निवासी थे, उन्होंने इस राजस्थान जिसको हम भूभाग के नाम से अभी जानते हैं, राजस्थान नाम से जानते हैं, उसके संबंध में राजपूताना शब्द दिया। उसके बाद 1805 में मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये एक बुक प्रकाशित हुई और इसका प्रकाशन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो इस बुक का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। इस बुक में राजस्थान का नाम राजपूताना नाम से लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नाम रजवाड़ा, राजस्थान या फिर राजस्थान। तो राजस्थान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम था कर्नल जेम्स टॉड, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे और जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान 1829 में। और इसी बुक का एक और नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस बुक में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए 3 नाम प्रयुक्त किए थे, रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान। और ये जो बुक है वो कर्नल जेम्स टॉड ने अपने गुरु यति ज्ञानचंद को समर्पित की थी। और इस बुक का जो हिंदी अनुवाद है वो GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने 1907 ईस्वी में किया था। अब राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस टाइम राजस्थान को एक राज्य के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली। तो ये नामकरण के बारे में हमने देख लिया। सबसे पहले हमने उत्पत्ति के बारे में देख लिया, उसके बाद हमने नामकरण के बारे में भी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति
सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखा के संदर्भ में। ये जैसे हमारी पृथ्वी है, उसके बीच से एक काल्पनिक रेखा जाती है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश। अब इस 0 डिग्री अक्षांश जो है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। राजस्थान भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो रेखा आती है वो आती है 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के रूप में जानते हैं। वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक तो पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध। अब ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में अगर हमें पूछा जाए तो राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में आती है। अब राजस्थान की स्थिति यहाँ पर लिखी गई है। विश्व और ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है, जिसे हम ईशान कोण के नाम से जानते हैं। अब एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम भाग में आता है, मतलब जिसे ये एशिया है इसके अगर हम 4 भाग करें तो राजस्थान इस साइड में आएगा, दक्षिणी पश्चिमी साइड में आएगा। तो इस कारण राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में दक्षिणी पश्चिमी भाग में या फिर नैऋत्य कोण में है। अब ये राजस्थान की स्थिति भारत या फिर इंडिया के संदर्भ में कहाँ पर है, तो अगर हम भारत के 4 हिस्से करें तो राजस्थान की स्थिति आएगी उत्तरी पश्चिमी भाग में। उत्तरी पश्चिमी भाग को हम वायव्य कोण के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार में सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार देखने से पहले हमें अक्षांश रेखाओं के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तो अक्षांश रेखाएं होती क्या है, तो पृथ्वी या फिर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पूर्ण वर्त बनाती हैं। मतलब ये जो रेखा आपको दिख रही है वो पीछे से घूमकर ये पूरा एक सर्कल रूप में बनाती हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पूर्ण वर्त बनाती है। और ये अक्षांश रेखाएं काम क्या करती हैं, तो ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को ताप कटिबंधों में बांटने का कार्य करती हैं और दूरी की गणना भी करती हैं। कुल अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर 179 हैं और कुल अक्षांश मतलब अक्षांश कितने हैं, तो 181 कुल अक्षांश की संख्या है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर है। अब कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं जिनमें सबसे पहले आती है भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद कर्क रेखा आती है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद मकर रेखा आती है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। उसके बाद आर्कटिक वर्त आती है जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद अंटार्कटिक वर्त आता है या फिर अंटार्कटिक रेखा आती है जो कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। अब ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है इसके मध्य का जो भाग है, सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इनके बीच का जो भाग है वो सूर्य के ताप के कारण उष्ण कटिबंध में आता है। उसके बाद कर्क रेखा और आर्कटिक वर्त और मकर रेखा और अंटार्कटिक वर्त के मध्य शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। और आर्कटिक वर्त और ध्रुवों के मध्य अंटार्कटिक वर्त और ध्रुवों के मध्य शीत कटिबंध पाया जाता है। तो ये पृथ्वी को ताप कटिबंध में बांटने का कार्य करती हैं। उसके बाद राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो वो है 23 डिग्री 03 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश इसका विस्तार है। और 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कौन सा गांव स्थित है, या फिर राजस्थान का अगर हमें दक्षिणतम गांव पूछे तो वो है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। और उत्तरी अक्षांश ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कौन सा गांव स्थित है, तो वो है गंगानगर। और इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी मतलब लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर। मध्यवर्ती अक्षांश अगर पूछे तो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर कई गाइडों पर 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी दे रखा है। तो वो आप क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। उसके बाद देशांतरी विस्तार के बारे में अगर बात करें तो देशांतरीय रेखाओं के बारे में अगर हम पहले बात करें तो देशांतरीय रेखा होती क्या है, तो पृथ्वी या फिर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि अर्धवर्त बनाती हैं, मतलब आधा गोलाई बनाती हैं, वो देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं। ये देशांतर रेखाएं कार्य क्या करती हैं, तो वो पृथ्वी को समय कटिबंधों में बांटने का कार्य करती हैं। और पृथ्वी पर जो समय गणना की जाती हैं वो इसी देशांतरीय रेखाओं के द्वारा की जाती हैं। कुल देशांतर रेखाओं के बारे में अगर हम बात करें तो कुल देशांतर 360 देशांतर है। और दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी है, तो 111.32 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा जो है उसको और ये जो है वो वर्ल्ड टाइमलाइन हम कहते हैं इसे। और जो भारत की समय मानक रेखाएं हैं
जो कि प्रयागराज नैनी से गुजरती हैं वो हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये ग्रीनविच टाइम या फिर ये जो वर्ल्ड टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर समय का मान बढ़ जाता है। मतलब आगे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री देशांतर पार करने पर 4 मिनट का समय कम हो जाता है, और अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री देशांतर पार करने पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। राजस्थान में धौलपुर से जैसलमेर का समय अंतराल 35 मिनट 8 सेकंड है। मतलब जैसलमेर में अगर 6 बज रहे हैं तो धौलपुर में वो 6 बजकर 35 मिनट 8 सेकंड होंगे। उसके बाद राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार अगर हमें पूछे तो वो 8 डिग्री 47 मिनट है। अब ये जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, इस पर एक गांव स्थित है, कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर, जो कि राजस्थान का पश्चिमतम गांव है। और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर एक गांव स्थित है जिसका नाम है सिलावटी या फिर सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। ये राजस्थान का सबसे पूर्वतम गांव है और इनके बीच जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। मध्यवर्ती देशांतर की अगर हम बात करें तो वो होगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। अब ये इस मैप के ये जो अगर हम मैप देख ले तो इसमें सब देशांतर और अक्षांश देशांतर वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, ये नीचे भूमध्य रेखा होगी, भूमध्य रेखा से अगर हम उत्तर जाए तो उत्तरी अक्षांश स्टार्ट होंगे और 23.03 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है। उसके बाद अगर देशांतरीय विस्तार के बारे में अगर बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अब राजस्थान का अगर हमें उत्तरतम गांव पूछे तो वो है कोणा गांव, दक्षिणतम गांव पूछे तो बोरकुंड गांव, पूर्वतम गांव पूछे तो सिलाना या फिर सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर, और सबसे पश्चिमतम गांव पूछे तो कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। अब राजस्थान की अगर हमें लंबाई पूछे तो लंबाई होगी 826 किलोमीटर, अगर चौड़ाई पूछे तो 869 किलोमीटर राजस्थान की चौड़ाई होगी। अगर विकर्णों की लंबाई चौड़ाई पूछे तो उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण पूर्व की अगर हमें लंबाई पूछे तो 850 किलोमीटर होगी, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की अगर हमें चौड़ाई या फिर लंबाई पूछे तो 784 किलोमीटर होगी। अब ये जो दोनों अक्षांश रेखाएं या फिर ये जो लंबाई चौड़ाई है वो दोनों आपस में जहाँ पर कटते हैं वो होगा मध्यवर्ती गांव। तो मध्यवर्ती गांव लामपोलाई या फिर गगराना है, मेरता सिटी, नागौर। ये लामपोलाई तो पहले गाइडों में लिखा जाता था, पर इसरो की नई रिपोर्ट के अनुसार गगराना जो गांव है वो राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। अब राजस्थान का विस्तार यहाँ पर लिखा गया है, जो मैंने बोला वही है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में अंतराल है 43 किलोमीटर, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का अंतराल है 67 किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान की आकृति के अगर हम बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज हैं, रोम्बस या फिर पतंगाकार हैं, जो कि और राजस्थान की आकृति को पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो वो है TH हैंडले। उसके बाद एक अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती हैं, जिसका नाम है कर्क रेखा, या फिर इम्पॉर्टेंट ये अक्षांश रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर जिन्हें हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उनमें आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और न्यूनतम लंबाई त्रिपुरा में है। सॉरी। राजस्थान में अगर हम कर्क रेखा की लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर, जो कि राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। निकटतम स्थित शहर के बारे में अगर हम बात करें तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित शहर राजस्थान में कौन सा है? तो वो कुशलगढ़ का चिकली गांव है। कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में है, और ये शहर है, और गांव अगर हमें पूछे तो डूंगरपुर का चिकली गांव है।
21 जून को कर्क पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। इसमें इस दिन 21 जून को क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और इस दिन सबसे छोटी परछाई बनती है। यह सब जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, तो अगर हम जब जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इस कर्क का जो जब लंबवत चमकती हैं 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, ये सारी डेटें हम जलवायु वाले टॉपिक में अच्छे से समझ लेंगे। अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश करो। उसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, जिसकी 2025 की तो थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, और 2026 की थीम आपको गूगल पर सर्च करके या फिर कहीं से भी ढूंढ कर यहाँ पर लिखनी है। ये नोट्स मैंने पहले बनाए थे, तो इस कारण यहाँ पर लिखी नहीं गई हैं, तो आपको लिखनी है। उसके बाद ये 23 सितंबर वाला टॉपिक हम जब जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में देख लिया, उसके बाद हमने राजस्थान के जो नामकरण है उसके बारे में देख लिया, अब राजस्थान का स्थिति विस्तार भी हमने देख लिया। अब अब हम देखने वाले हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल आपको याद ही होगा 34, 22 और 39, मतलब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। और यही क्षेत्रफल अगर आपको वर्ग मील में पूछ ले तो वो है 1,32,239, या फिर कहीं पर 1,32,139 या फिर 140 वर्ग मील। ये गाइडों के अनुसार फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। सही तो 139 वाला है। अगर ऑप्शन में 139 नहीं दे रखा तो आप 140 भी कर सकते हो। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, मतलब 1/10वां भाग है राजस्थान। और राजस्थान जो है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान के बाद कौन कौन से राज्य आते हैं, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद यूपी। 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, और उसके बाद क्या हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, और 1 नवंबर 2000 के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है, जबकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत 2.4% है। ये डेटा आपको याद रखना है। उसके बाद राजस्थान के लगभग जो बराबर देश हैं, ये एग्जामों में पूछा जाता है स्टेटमेंट के रूप में। तो राजस्थान के जो लगभग बराबर देश हैं वो हैं फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, जापान और कांगो रिपब्लिक। श्रीलंका जो है वो राजस्थान से 5 गुना बड़ा है, और श्रीलंका जो है वो राजस्थान जो है वो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और इजराइल जो देश हैं वो राजस्थान जो है वो इजराइल जैसे देश से 17 गुना बड़ा है। ये यहाँ से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि राजस्थान कितना बड़ा राज्य है। उसके बाद क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों में नाम आता है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये बीकानेर बाड़मेर वाला आपको याद रखना है, पहले बीकानेर आएगा उसके बाद बाड़मेर आएगा। छोटे जिलों में सबसे कोटपुतली, बहरोड और खेड़तल, तिजारा और डींग है। ये अभी न्यू डेटा के अनुसार चेंज होंगे, तो अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो। ये ऑप्शन मतलब इससे क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। उसके बाद प्रमुख जिलों की आकृति, हनुमानगढ़ कुर्सीनुमा है, सीकर अर्धचंद्राकार आकृति में है, या फिर प्यालेनुमा आकृति है, या फिर तश्तीनुमा हम इसे कह सकते हैं। दौसा जो धनुषाकार है, राजसमंद जिसकी आकृति तिलक के समान या फिर पानी की बूंद के समान है, चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान या फिर इल्ली के समान है, करौली बत्तख के समान आकृति वाला जिला है, जालोर व्हेल मछली की आकृति का जिला है, टोंक वर्ताकार है और भीलवाड़ा आयताकार है। उसके बाद आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाओं के बारे में, राजस्थान के निर्माण स्वरूप के बारे में, और राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और राजस्थान के जो ज़िले हैं उनके कुछ उपनाम हैं उनके बारे में भी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और कल की क्लास में हम अपना जो राजस्थान का सामान्य परिचय वाला टॉपिक है वो पूर्ण कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।